ऑपरेशन सिंदूर पर एक कूटनीतिक मुहिम भारत सरकार ने शुरू की थी, जिसमें 7 अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में पहुंचे थे। ऐसे ही एक डेलीगेशन को लीड करने वाले टीम संजय झा को लीड करने वाले हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। संजय जी, 5 देशों का दौरा, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, ऐसे तमाम देशों का दौरा करने के बाद आपका डेलीगेशन वापस भारत लौटा है। कितनी सफलता मिली? सिंपल सवाल, कितनी सफलता मिली? कूटनीतिक तरीके से हमने ये डेलीगेशन भेजकर भारत के लिए क्या हासिल किया? देखिए अंजना जी, एक जो इम्पोर्टेंट बात था, जहाँ भी हम लोग गए, क्योंकि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, हर एक पार्टी के लोग थे, हर एक रीजन से आते थे, एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि पूरा कंट्री यूनाइटेड है टेररिज्म के खिलाफ, एक वॉइस में बात कर रहा है। ये तो बड़ा क्लियर कट मैसेज था। दूसरा, जहाँ भी गए हम लोग, 2 चीज़ जो हम लोगों ने देखा, एक पहलगांव में जो घटना हुई उसको जब हम लोग बताते थे कि कैसे 26 लोगों को धर्म के नाम पर सेग्रीगेट करके उनको मारा गया, वो बात को पूरा सुनते थे। और दूसरी बात ये कि उसका ओपनली उसका कंडेमनेशन और इंडिया के प्रति सहानुभूति वो ओपनली रहता था कि जो घटना घटी है। तीसरा जो मैं देखता था उन लोगों में कि इंडिया ने जो प्रिसीजन के साथ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके डिमोलिश किया, इस बात पर सब लोगों ने उसका रिसेप्टिव थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों जा कर के पाकिस्तान के अंदर ये किए। 5 कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपने, उनके लिए ये भी सरप्राइज था कि कैसे इतना प्रिसीजन से आपने उसको डिमोलिश किया, और एक भी उस दिन जो अटैक था उसमें कोई भी सिविलियन का किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। तो ये, इसके अलावा जो हम लोग 2 बात जो इम्पोर्टेंट बात रखते थे, एक दो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू नॉर्मल है, जो डॉक्ट्रिन, जो इंडिया का डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब बदल गया है। और ये क्लैरिटी के साथ बात जा रही थी कि आसिम मुनीर, जो उनका सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल है, जो कैसे 1 वीक पहले एक हेट स्पीच देते हैं कि कैसे इंडिया पाकिस्तान अलग है, 1 वीक के बाद आर्मी चीफ के भाषण के बाद जो घटना घटती है वो। और तीसरा एक बात लोगों को समझ में आ रहा था कि अब जो इंडिया है वो इंडिया में जो प्रॉक्सी वार है एक तरीके से, ये अब इंडिया बैठ करके नहीं देखता रहेगा। जो न्यू डॉक्ट्रिन में इंडिया घर में घुस के मारेगा। अगर आगे कोई घटना होगी तो इंडिया फ्री है, मिलिट्री फ्री है कि जा करके जहाँ भी टारगेट करना होगा वो करेगा। और एक बात उन लोगों का रहता था इंडस वाटर को लेकर के कि पानी बंद करने वाली, ये क्वेश्चन बहुत जगह आया कि आप इंडस वाटर को बंद करने वाली बात, या एक ट्रीटी है। हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा, उस ट्रीटी के प्रियम्बल में है कि फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, 1960 में ये ट्रीटी हुआ। ये भी सरप्राइज है, शायद दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो अपने देश का 80% वाटर दूसरे देश को दे दे। ऐसा ट्रीटी शायद आज तक नहीं हुआ होगा। खैर वो जो भी हुआ, लेकिन जब फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन कुछ बचा ही नहीं तो ट्रीटी तो ऐसे ही नल एंड वाइड हो गया। 1 और 2 हम लोगों ने बताया कि 2.5 साल से जो भारत सरकार है ऑलरेडी पाकिस्तान को अप्रोच कर रही है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, आपको जो पॉपुलेशन का पूरा वहाँ पर बदल गया है, डेमोग्राफी जो है, और जो बनना है डैम वहाँ पर, अब डैम का डिज़ाइन भी जो 60 का डिज़ाइन है आज 2020 में 22 में पूरा बदल गया है। इसलिए इसको ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। और अब एबेंस में है, टिल द टाइम टेररिज्म वहाँ ख़त्म नहीं होगा हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। ये एक लार्जर बात वहाँ पे होती थी जिसको वो लोग एक्सेप्ट करते थे। संजय जी, आपका चैलेंज बड़ा था क्योंकि 5 देश थे, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाली कंट्रीज थे। इंडोनेशिया, जहां पर लगभग 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यही 64-65 मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मलेशिया। और कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो देश के अंदर हुई हैं तो उन्होंने भारत के खिलाफ भी ओआईसी ने बयान दिया है। इन 2 देशों में जाना, वहां पर लोगों को कन्विंस करना, ये चैलेंज कैसा था? और क्या यहां पर आपका एक्सपीरियंस जापान, दक्षिण कोरिया से अलग था?
हाँ, बिल्कुल अलग था। इंडोनेशिया तो पॉजिटिव था और बहुत मामले में सपोर्टिव भी था। मैं जो देख रहा था उसका कल्चर भी बिल्कुल मिलता जुलता इंडिया से है। मुस्लिम भी हैं तो नाम भी हिंदू वाला है सबका। कहने कि सावित्री नाम मैंने सुना वहाँ पर, भाई कम्युनिटी मुस्लिम थी जो वहाँ पर मिली, तो ये नाम सब भी मिलता था। लेकिन उनका रुख फेवरेबल था और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, जो आप बोल रही हैं कि जो ओआईसी कंट्री में जो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहता है, तो वहाँ पर जा कर के जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कराता है, तो एटलीस्ट आप लोग स्टैंड लीजिए उस पर, जो कैसे करा सकता है इस चीज़ को, जो कंट्री इतना फेनेटिक है। और उस बात को उन लोगों ने माना। इंडोनेशिया की बात मैं कर रहा हूँ कि आपके इस फीलिंग को हम लोग उस ओआईसी के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इंडोनेशिया ने कहा कि आपके फीलिंग को, आपके बात को हम लोग वहाँ पे रखेंगे। मलेशिया थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ की एम्बेसी भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी कि हम लोगों का ट्रिप जो है वो क्यों हो रहा है और हम लोग क्यों आए हैं, और शायद वो चाहते भी नहीं थे कि ये हो, वो बिल्कुल दिख रहा था। मिलने में भी जो हम लोगों का ये था। लेकिन दो बात को, मलेशिया को वहाँ भी एक बड़ा साइजेबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा यूएस के बाद मलेशिया में, और वहाँ पर भी दो बात को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि एक तो पहलगांव की घटना को बिल्कुल उन्होंने ये किया। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है इब्राहिम, वो अभी आए भी थे इंडिया, और एक बात जो लग रहा था उनके उससे, और हमारे जो एम्बेसडर हैं उनसे अलग से बुला करके भी सारी घटनाओं को लेकर के फीडबैक प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। इनफॉर्मली वो लोग पूरा सपोर्टिव थे, ये मैं सच बता रहा हूँ कि नहीं ये गलत किया है। हम लोग बोलते थे आपका दोस्त भी पाकिस्तान है, अगर दोस्त गड़बड़ करता है तो लोग उसको ज्ञान नहीं देता है कि गड़बड़ कर रहे हैं, कम से कम यही बोलिए उसको तुम गड़बड़ कर रहे हो। ये भी हम लोगों ने कहा उनके स्पीकर को, उनके और जो लोग मिले हमसे पार्टी के लोग, अगर यही है फ्रेंडली कंट्री आपका है तो आप ये कहिए कि उन्होंने बताया कि वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 9 मई को वहाँ आने वाले थे मलेशिया में, तब तक ये घटना हो गई तो कैंसिल हो गया, ये सब बात बता रहे थे। लेकिन ऑल टुगेदर जो हम लोगों ने अपना एक मैसेज दिया कि उसमें जिन लोगों से हम लोग मिलते थे वो वहाँ के पार्लियामेंट्रियन थे, मिनिस्टर्स थे, वहाँ के थिंक टैंक के लोग थे, वहाँ के मीडिया के लोगों से हम लोग मिले, या दूसरे कंट्री के एम्बेसडर थे उनसे भी ब्रेकफास्ट वगैरह पे मीटिंग एम्बेसी रखी हुई थी। एक्रॉस एक मैसेज जरूर गया कि इंडिया एक वॉइस में बात कर रहा है। हम लोग जब दिखाते थे कि पूरा दुनिया में बिन लादेन कहीं नहीं मिला और जाके अबोटाबाद में मिला, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? या हम लोग फ़ोटो दिखाए कि कैसे उनके फ्यूनरल में जिसका टेररिस्ट का डेथ हुआ, उनके पूरे आर्मी के लोग उनको स्टेट फ्यूनरल दे रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल ये यात्रा रहा है। एक सेंस में इंडिया एक वॉइस में बात किया, इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया, जो हम लोगों ने टेररिस्ट और हाइडआउट्स पे जो हम लोगों ने अटैक किया, सब जगह सपोर्ट मिला इसको। और फ्यूचर में जो हमारा न्यू नॉर्मल सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन है उसको हम लोगों ने कहा। और लास्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ये भी कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दूसरे कंट्री में घूम करके ये बात ही बोलते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री है, एस्केलेट कर जाएगा और उस बैकग्राउंड में टेररिज्म फैलाएंगे, वो भी क्लैरिटी के साथ पांचों देशों में बात है। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात कही। जी संजय जी, मलेशिया को लेकर बात कही गई कि पाकिस्तान उन पर दबाव बना रहा था कि हमारे डेलीगेशन के जो कार्यक्रम है उनको वो रद्द कराए, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम वहां पर हो पाया, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम हम लोगों का हो पाया, सारा मीटिंग्स था सक्सेसफुली हुआ। कल ही हम लोग उनके स्पीकर से, उनका एक जैसे यहाँ IDA से है वैसे ही उसी से कनेक्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन उनका है जो टेररिज्म को, वहाँ रेडिकलाइजेशन पर भी काफ़ी सारा उन लोग का प्रोग्राम चलता है। उनके यहाँ भी रेडिकल्स फोर्सेज हैं, तो ये उनके अपने चैलेंजेज हैं। ये रेडिकल सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, ये जो रेडिकल बन जाता है उनके अपने देश भी सबसे पहले खतरे में आ जाएगा। तो वो लोग भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो उस इंस्टीट्यूट में भी हम लोग गए
और जितना इम्पोर्टेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं जो इब्राहिम हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उस पार्टी के लोगों से भी हम लोग मिले। तमिल पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उसकी भी एक पार्टी है, उन लोगों से भी मिले। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चला, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि अब देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है उस पर जाऊं, आपके डेलीगेशन का कॉम्पोजिशन बहुत दिलचस्प था, क्योंकि टीएमसी के अगर अभिषेक बैनर्जी आपके साथ थे, तो दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद साहब आपके साथ थे। और सलमान खुर्शीद जी को लेकर ऐसा कहा उन्होंने कि विदेश में हम गए हैं, हम भारत के लिए आवाज कर रहे हैं, तो कुछ अपना दर्द भी क्या उन्होंने बांटा, आपसे साझा किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम नहीं सजेस्ट किया था। हाँ, वो तो सही है, सजेस्ट नहीं किया, लेकिन जहाँ भी सब जगह सलमान साहब अपनी बात रखते थे और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इंडिया के स्टैंड को, या 370 ख़त्म हुआ और उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ कश्मीर में, जो टूरिस्ट वहाँ बढ़े हैं, या एक बात ये भी आई, कहीं पर कोई क्वेश्चन कर दिया कि प्लेबिसाइट वाली बात आ गई कहीं मलेशिया में ही, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जो यूएन रेजोल्यूशन था, जो उस पीओके से इंडियन पाकिस्तानी आर्मी को खाली करना था, तभी ये बात है, तो वो तो बात हिस्ट्री की हो गई। अब क्या, तो पूरा इंटीग्रेट है। 64% अभी जो असेंबली का चुनाव हुआ है उसमें लोगों ने वोट किया है, इकोनॉमी वहाँ थ्राइव कर रहा है, टूरिज्म थ्राइव कर रहा है, ये सब बात उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात रखी। अभिषेक बनर्जी ही थे, या हमारे टीम में जॉन ब्रिटास थे, सीपीएम के केरला के, सब लोगों ने, मुझे लगता है सरकार, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इसमें ये है कि पूरे अपोजिशन को और सारे ऑल पार्टी को ले करके पूरा दुनिया में जाना। एक मैसेज जरूर गया कि इस स्टैंड पे पूरा 1.4 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन एक साथ, सिटीजन जो है एक साथ खड़ा है, ये मैसेज तो चला गया, 1। और सेकेंड, इंडिया अब इस टेररिज्म को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बैकग्राउंड में या और किसी बैकग्राउंड में ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इनफ इज इनफ वाला मैसेज चला गया, ये मैसेज तो बिल्कुल गया है। दो चीजें पॉलिटिक्स में देश के अंदर, आप लोग जब विदेश में थे तो चल रही थी, उस दो पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा, अन्य पार्टियों के भी कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग तो पर्यटन के लिए गए हैं, टूरिज्म के लिए गए हैं, भोज भात खाने के लिए गए हैं, आप लोग घूमने के लिए गए हैं, आप लोगों ने कुछ भी टैंजिबल हासिल नहीं किया है वहां से। इस पर आपका जवाब? राहुल गांधी के बीते दिन के भाषण में जिसमें उन्होंने सरेंडर और प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हुए नरेंद्र सरेंडर, ये तमाम बातें कही हैं जिस पर बीजेपी अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। दोनों पर आपका जवाब, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस के लोग भी टीम में साथ रहे, और मैं अपनी टीम की तो बात मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही पॉजिटिव तरीके से साथ थे। वही बता सकते हैं जो उनके पार्टी के लोग इस टीम में गए थे। 9 बजे सुबह से लेके और 9 बजे रात तक हम लोग खड़े ही रहते थे। कौन उस पूरे जितना बैक टू बैक प्रोग्राम, और एवरी डे, कभी कभी तो रात का फ्लाइट लेके सुबह पहुँचे 5 बजे और 9 बजे से प्रोग्राम है। वो सलमान खुर्शीद साहब बता देंगे कांग्रेस को जो क्या हाल था उनका, जो पूरे ट्रिप में क्या वो किए हैं, उन्हीं से पूछ ले, पता चल जाएगा। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, ये जो भी कांग्रेस के नेता जिस तरह की भाषा, ये स्थिति अब आगे इनका 50 सीट नहीं आएगा, मैं सच कह रहा हूँ। आज देश की जनता बहुत समझदार है, इस तरह के फ्रिवलस और हल्का जो भाषा करता है और देश के सिक्योरिटी और देश के प्राइड को कमजोर करता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज के परिस्थिति में हम लोग जहाँ गए, मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और जो साथ थे हमारे साथी सब लोगों ने देखा, जापान में गए, जो नरेंद्र मोदी जी का स्टेचर है ग्लोबली, आज के जो रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री का ग्लोबली, जितना लोगों ने रिस्पेक्ट्स के बात किया, जब भी हम लोगों ने अपनी बात रखी, मैं मिला स्पीकर, वहाँ जापान के जो स्पीकर है, पार्लियामेंट के स्पीकर, मैं वो पहना हुआ था, बंडी पहना हुआ था, जो हाफ जैकेट है, तो हमको बोले कि यू आर वियरिंग मोदी जैकेट, तो हम बोले हाँ, तो आई हैव टू। मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही कि इतना नरेंद्र मोदी के काम को ये लोग काम अप्रिशिएट थोड़े कर रहे थे कि देश अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गया,
सरपासिंग जापान, जापान के ऊपर चला गया। उनको भी पता है कि अगले 3-4 साल में जर्मनी के ऊपर भी चला जाएगा। वो ये सब डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे 10-11 साल में इस सरकार ने पूरा इंडिया का इकोनॉमी परिस्थिति बदल दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो रिस्पेक्ट है, और आज के परिस्थिति में जब हम लोग एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, उस समय में इस तरह की भाषा का ये करना, मुझे लगता है पब्लिक उनका फेट डिसाइड कर देगा आने वाले समय में। अब फेट क्या है वो भी पता है, उनका तो कोई फेट नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। चलिए, राहुल गांधी का नाम लिए बिना आप जो जो बोल सकते थे आपने बोल दिया, और आपकी ये शैली है भी, मैं लंबे वक्त से देख रही हूं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान एक धार्मिक कार्ड खेल रहा है। वो इस्लामिक देशों को कहता है भाई कि इस्लाम इस्लाम पे हम भाई भाई, तुम हमारा साथ दो। लेकिन दुख की बात यह है कि एक मुस्लिम कार्ड देश के अंदर भी इस मुद्दे पर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जेडीयू बाय एंड लार्ज एनडीए में रहते हुए भी अपनी एक सेक्युलर छवि के साथ आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आप भी देखते हैं? नहीं, तो मैं तो आपको बता रहा, हम लोग जब बिहार में काम किए, मुझे लगता है कि 20 साल में, आप भी बिहार को जानती हैं अच्छी तरीके से, 20 साल में एनडीए के सरकार में, वहाँ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। ये साधारण बात लगता है, बिहार जैसे स्टेट में एक दिन लगा था नवादा में, एक दिन भर का बस, और कर्फ्यू नहीं लगा। अभी जो हम लोग बाहर थे, तो बाहर एक बात आती थी कि जिस तरीके से पहलगांव में धर्म के नाम पर मारा गया, तो इसका पर्पस यही था कि पूरा कंट्री में कम्युनल डिसहार्मोनी करना। लेकिन ये कंट्री ही ऐसा है कि कहीं एक घटना नहीं हुई। ये बात मलेशिया और इंडोनेशिया के जो मुस्लिम लीडर थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात को। नहीं तो ये बात हमारे टीम के लोग भी बोल रहे थे। उत्सुकता है मेरी जानने की कि जी हम लोग संजय जी, ये जो न्यू डॉक्ट्रिन है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने उनको बताया कि अब अगर आतंकी घटना हुई तो हम हमला करेंगे, इस न्यू आतंकवाद के खिलाफ वाले इंडिया के डॉक्ट्रिन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, खास तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया? मुझे लगा कि बिल्कुल इस बात को सपोर्टिव है, वो चाहते हैं कि पीस हो, लेकिन ये उनको भी आइडिया है कि ये प्रॉक्सी वार है। ऐसे टेररिस्ट 2 दिन में नहीं आ रहा है। अगर वहाँ का इकोनॉमी टूरिज्म बदल रहा है तो उनको ये पच नहीं रहा। तो ये प्रॉक्सी वार है, और ये पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की सरकार इसको पूरा स्पॉन्सर करती है। उनको भी आइडिया है। अब उनको ये पता है कि अब इंडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, डेटा शेयर नहीं करेगा, इंडिया अब घुस करके जो भी एक्ट करना है वो इंडिया करेगा। यही न्यू डॉक्ट्रिन, प्रधानमंत्री जी का डॉक्ट्रिन, जो न्यू नॉर्मल है, ये समझ में है, आ गया है वहाँ पर। और जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते थे, नूर खान बेस की भी बात हुई कि वहाँ पर है नहीं है जो भी है, लेकिन वो भी डिमोलिश हुआ। ये भी बात हुई कि कैसे सीज फायर हुआ, ये सब जगह क्वेश्चन है। सीज फायर कैसे, इस पे क्या बोला हम लोग बताए कि सीज फायर ऐसे हुआ। क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष यही दोहरा रहा है कि ट्रंप के कहने पे, हस्तक्षेप पे ये सीज फायर हुआ है। इस पर आप लोगों ने क्या बताया? हम लोगों ने 2 बात कही, हम ही लोगों ने कही, जो विपक्ष कह रहे हैं उनके नेता लोग भी यही बात कह रहे थे हमारे साथ। एक कि जब भी 2 कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होता है, कोई वार होता है, तो 10 कंट्री, 15, बहुत सारे कंट्री आकर के एक दूसरे से बात करते हैं चीज़ों को ईज ऑफ करने के लिए। रसिया यूक्रेन का वार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात कर रहे थे रसिया से भी, यूक्रेन से भी। इसका ये मतलब नहीं कि बैठ करके कोई सीज फायर हो गया। ये बात सब कंट्री सबसे कर रहा था। लेकिन इस दिन जो घटना हुई, जिस दिन ये सीज फायर हुआ है, ये पहले वहाँ के, और ये हॉटलाइन ओपन रहता है वॉर के समय, इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ के डीजीएमओ ने यहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की। ये हम लोगों ने बताया, उनका फ़ोन नहीं लगा। जब फ़ोन नहीं लगा तो जो पाकिस्तानी एम्बेसी है दिल्ली में, यहाँ के ऑफिशियल ने मैसेज किया कि वो बात करना चाहता है, आपके लाइन में कोई गड़बड़ी है। यहाँ से चेक करके बताया गया कि लाइन में गड़बड़ी नहीं है, लाइन ठीक है। तो फिर वो बोले कि 1 बजे वो बात करना चाहता है। दिन में 11 बजे का बात होगा, 11 साढ़े 11 का। तो यहाँ से फिर मैसेज हुआ कि नहीं, 11 बजे हम लोग बात नहीं, 1 बजे बात नहीं कर सकते, हम लोग 3:30 बजे बात करेंगे। इंडिया ने कहा 3:30 बजे। फिर इंडिया ने अपना जो टाइम दिया उस पर बात हुई, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए
दैट इंडिया एग्रीज। यही बात हम कहते थे और यही बात सब जगह पूछा, 5 कंट्री में पूछा अमेरिकन राष्ट्रपति का ट्वीट को लेकर के। हमने कहा कि यही फैक्ट है, ग्राउंड पर यही हुआ है वहाँ। अब आप देखिए विदेश में जाकर लोगों के माइंड में इकोनॉमी जी आप जी प्लीज बताइए। आप विदेश में जाकर मतलब खूब भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे और हर भारतीय यहाँ बहुत खुश हो रहा था, आप लोगों की बातों को खूब लोग वायरल भी कर रहे थे। लेकिन बिहार पर नजर थी या नहीं थी आपकी? वहां पर भी बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अगर उनके मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिशें हैं तो फिर नीतीश बाबू का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा? क्या समीकरण को ये हिलाता है जरा? मुख्यमंत्री की वैकेंसी कहाँ है अभी? हम लोग तो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तय है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग 2025 में लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही है एनडीए का तय। अब बोलने के लिए ठीक है, अपना सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी अब कौन क्या करेंगे उनका पार्टी का फैसला होगा। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए में नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सबसे दिलचस्प बात यही है आपकी संजय झा जी कि आपके पास पता नहीं कौन सा तराजू है, लेकिन नाप तोल के कौन सा शब्द बोलना है, कहां पर बोलना है, वो हर शब्द को आप वजन करके फिर बोलते हैं। अच्छा, ओवैसी जी तो पूरा विदेश में जाके भारत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन बीते दिन खबर आई कि वो महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। इस पर कोई खबर आप तक पहुंची क्या? ये थोड़ी हम कल ही मैंने आज कल लेट नाइट हम लोग आए, सुबह मैं ऐसे ही न्यूज़ में देख रहा था, लेकिन मिला ले। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है मैं इतना बता दूं, बिहार में जो नीतीश कुमार जी का काम है और अभी जो सरकार एक है दिल्ली में एनडीए की, ये जो डबल इंजन के सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, ये जो टेस्ट बिहार के लोगों ने डेवलपमेंट का देखा है, वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। इसलिए मुझे नहीं लगता है वो लोग चाहता है कि अगले 5 साल में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आए, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आए। अब वो समय आ गया है, बिहार में ऑलरेडी ये सब काम शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक, और ये लोकसभा का रिजल्ट भी और उसके बाद जो बाई इलेक्शन भी, वो सारा एक सिग्नल है उसी डायरेक्शन में। इसलिए आगे के विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या इसी इशू पर। पूरा ऑपोजिशन एक विशेष सत्र बुला रहा है कि आप मॉनसून सेशन को के पहले आप एक विशेष सत्र बुलाइए, इस पर जेडीयू का क्या स्टैंड है? अभी तो हम लोग सब जगह होके आए हैं, तो विशेष जितने लोग गए, हमको लगता है 57 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग गए हैं 33 कंट्रीज में, और सारा बात पब्लिक डोमेन में है जो बात किया है। अभी तो मॉनसून सेशन होगा ही, उसमें जिसको हाँ, तो ऐलान हो गया है उसका। खबर यही आ रही है संजय जी कि तय वक्त पे ही मॉनसून सेशन हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि विपक्ष लगातार संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें तय 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुआ जब ये घटनाक्रम हुआ, और अभी ऑल पार्टी के सांसद ही पूरा दुनिया में गए हैं। उनको पता है क्या जो ब्रीफिंग हम लोगों की हुई, तो उनको पता नहीं कि ब्रीफिंग में क्या बात हुई। या आपने पार्टी को नहीं बताया होंगे कि ब्रीफिंग में क्या बात कहा गया और क्या स्टैंड लेकर के वो आए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरकार और प्रधानमंत्री को भी, जो साथी गए उनको भी, उनका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इसमें नहीं कह सकता, जो साथ गए और बिल्कुल एक वॉइस में बात कर रहे थे, इट्स गुड फॉर द कंट्री। लेकिन कोई अपने पॉलिटिक्स के लिए और कोई रीज़न हो उसके लिए अपना वो कर रहा हो, लेकिन उनको पूछना चाहिए कि जो उनके पार्टी के लोग गए हैं उनका अपना अनुभव कैसा रहा बाहर जाकर के। बाहर जयराम रमेश जी तो कह रहे थे कि यहाँ आतंकी घूम रहे हैं, यहाँ आतंकी घूम रहे हैं, वहाँ सांसद घूम रहे हैं। जयराम जी ने कहा है ये तो ताला लगा के जाएंगे कांग्रेस का। इसी टाइप के एडवाइजर जो बैठे हुए हैं ना उनके यहाँ, जिनको ग्राउंड का कोई आइडिया ही नहीं है जी, पब्लिक पल्स में कहाँ क्या स्थिति है, इसीलिए डबल डिजिट पे चल रहा है। संजय झा जी, पूरा देश एक आवाज में बात कर रहा है, और इस तरह का भाषा वो बोलेंगे तो अपने जो गए थे उन लोगों से फीडबैक ले लें कि दुनिया में लोग प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं। संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के और भारत के डेलीगेशन की तरफ से आए गए, क्योंकि युद्ध हमेशा 2 स्तर पर लड़ा जाता है। एक पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के खिलाफ कूटनीतिक जंग में आप सब भारत की तरफ से विदेशों में गए, आपने बात रखी है, पूरे देश को आप लोगों पर गर्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हो। आपको आपकी टीम की कामयाबी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद संजय जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।